हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे चैनल संस्कृत स्टूडियो पर। आज सभी और पीएससी एस्पायरेंट्स जो हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और संस्कृत पढ़ रहे हैं, सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम टाइमली टॉपिक को स्टार्ट कर सकें। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यत्न विवेक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही अलर्ट माइंड होने की आवश्यकता है। ओके, यत्न विवेक होता क्या है, कैसे इसे पढ़ा जाता है और कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से याद किया जाता है, आदि सभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। चलें शुरू करते हैं यत्न विवेक। सबसे पहले ये देखिए कि वर्णों के उच्चारण स्थल में किए जाने वाला जो एफर्ट है, जिसे आप कहते हैं प्रयास, है ना, उसी को हम यत्न कहते हैं और प्रयत्न के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इन्हीं को हम दो प्रकार में बांटते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। दो प्रकार के यत्न होते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आभ्यंतर और बाह्य। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आभ्यंतर का मतलब है आंतरिक प्रयास और बाह्य मतलब है बाह्य प्रयास। अब स्टूडेंट्स, आप सभी के माइंड में आ रहा होगा कि बाह्य प्रयास कैसे होते होंगे, आभ्यंतर प्रयास कैसे होते हैं। तो आप इसको माइंड में ये रखिए कि कंठ जो है, कंठ के यहाँ तक जो हमें दिख रहा है ना, जो जो हमें दिख रहा है, ये सभी क्या है, बाह्य। ठीक है, कंठ के बाद का जो पार्ट है ये सभी बाह्य प्रयासों में आएगा और बाह्य यत्न के नाम से जाना जाता है। किंतु आप ये सोचिए कि कंठ से पहले भी तो प्रयास किए जाते हैं। किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए कंठ से पूर्व किए जाने वाला जो प्रयास है ये आभ्यंतर के अंदर आता है और इसे हम आभ्यंतर यत्न के नाम से जानते हैं। 5 प्रकार का होता है। तो मूल रूप से आपने अभी यहाँ पर क्या जाना कि यत्न विवेक क्या होता है। वर्णों को उच्चारण में किए जाने वाला जो आंतरिक प्रयास है वो आभ्यंतर और बाह्य भेद से दो प्रकार का होता है, इसे हम यत्न कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये कि सभी प्रयास आंतरिक ही होते हैं, मुख से बाहर कोई प्रयास नहीं होगा। आप इस मेरी बात से एग्री कर रहे हैं ना? मुख से बाहर कुछ भी नहीं, सभी अंदर ही है। तो सारे प्रयास आंतरिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस आंतरिक के भी अंदर, जो अंदर के भी अंदर है वह आभ्यंतर है। और कंठ से बाहर वाला जो पार्ट है, यहाँ से जो प्रयास किया जा रहा है, यहाँ से जो एफर्ट किया जा रहा है वर्ण को उच्चारित करने के लिए, वह बाह्य प्रयासों के अंतर्गत आएगा। और इन भेदों से हमने क्या देखा, यत्न जो है वो दो प्रकार का है, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर यत्न को आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, बाह्य यत्नों के लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, तो आप वहां पर इसको देखेंगे। यहाँ पर हम केवल आभ्यंतर यत्न पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। तीनों रचनाएं वरदराज की हैं और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही हम संपूर्ण व्याकरण पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई जाती है व्याकरण, पूरी लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग ही है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 5 आभ्यंतर यत्न हम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हैं। अब प्रश्न जो हटकर पूछा जाता है उसको भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो हमने पढ़ लिया 5 प्रकार के हैं, लेकिन 4 प्रकार किसने माने हैं, या भट्टोजी दीक्षित के अनुसार कितने प्रकार माने हैं आभ्यंतर यत्नों के, या उन्होंने किसको स्वीकार नहीं किया है, आदि सभी कुछ हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए, 5 आभ्यंतर यत्न है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कौन कौन से हैं इन्हें देखिएगा। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत। ईषद का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स, ईषद आपके अव्ययों के अंतर्गत आया था और वहां पर हमने इसको अर्थ में देखा था कुछ, थोड़ा। ठीक है, तो स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और संवृत, इस भेद से ये 5 प्रकार का हो गया। और इसके अंदर आने वाले वर्ण हैं, सबसे पहले एक बार जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसे कैसे याद किया जाता है शॉर्ट ट्रिक से। स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, उष्म, अ। अब देखें यहाँ पर स्पृष्ट में आएंगे आपके स्पर्श वर्ण, जो कि हमने क्या देखे थे, क से लेकर म अवसान तक पांचों वर्गों के पांचों वर्ण आ जाएंगे आपके स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न के अंदर।
इश्चित स्पृष्ट में आएंगे अंतस्थ वर्ण जो कि कौन कौन से हैं, य व र ल। विवृत में आएंगे आपके सभी स्वर। इशित विवृत में आ रहे हैं सभी उष्म, और संवृत में अलग से अ को लिया गया है जो कि लौकिक प्रयोग दशा में होता है। यहाँ तक आपने बहुत ही साधारण रूप में देख लिया, जो कि आपको कहीं ना कहीं बुक्स में मिल ही जाएगा। लेकिन अब इसे पढ़ते हैं हम लोग कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से, कैसे इसे याद करना है स्मार्ट तरीके से। ओके, उसी तरीके से याद किया जाएगा तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को राइट कर पाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का है। ये जो लिखा हुआ है इसको ऐसा का ऐसा लाइन से याद कर लीजिए। स्पृष्ट, इषत स्पृष्ट, विवृत, इषत विवृत और संवृत, ये याद हो गया। इसके बाद इधर इसके सामने जो वर्ण लिखे हैं इनको भी एक लाइन के रूप में याद कर लीजिए। जो मैं बोल रही हूँ इसको लिख लेंगे और नोट कर लेंगे। जो मैं बोल रही हूँ सुनेंगे ध्यान से। स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, उष्म, है। क्या कहा मैंने? स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, उष्म, है। अब स्टूडेंट्स, यदि आपको ये सारे आभ्यंतर यत्न लाइन से याद हैं, और जो लाइन मैंने यहाँ पर बोली स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, उष्म, है, ये दोनों चीजें अगर आपको लाइन वाइज याद हैं तो एग्जाम में आने वाला कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड कभी गलत नहीं होगा। रीजन ये कि आप बहुत अच्छे से कैसे भी पढ़ लें इसको, बुक्स में बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से याद नहीं किया तो आप लोग भूल जाएंगे, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर लेंगे, जो कि मिस्टेक करना आप बियर नहीं कर पाएंगे। ओके, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ऐसा सोच कर सिलेबस पढ़ेंगे तभी मजा आएगा एग्जाम को फाइट करने का। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं हम स्पर्श। स्पृष्ट आभ्यंतर यत्न से क्या बोले जाते हैं? स्पर्श, जो कि कौन कौन से हैं? क से लेकर म अवसान तक सभी पांचों पांचों वर्गों के पांचों पांचों वर्ण। सिंपल सा गणित है, कितने हो गए? 25। इन्हें हम उदित भी कहते हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। फिर आते हैं इषत स्पृष्ट में वर्ण अंतस्थ। ये कौन कौन से हैं? य व र ल। इनके अंतस्थों के क्रम से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। माइस्टर सूत्रों में भी आपने इसको इसी क्रम से पढ़ा है, यहाँ पर भी यही क्रम है। संस्कृत वर्णमाला में य व र ल इसी क्रम से पढ़ा जाता है। आप लोगों ने हिंदी में जब छोटी क्लासेस में वर्णमाला पढ़ी थी तो उसका क्रम अलग था, वो था य र ल व। ठीक है, तो याद रखें, इसके क्रम से संबंधित भी प्रश्न आता है। फिर आगे आइए, विवृत जो आभ्यंतर यत्न है, यहाँ पर क्या बोले जाते हैं? स्वर। और स्वरों को हमने यहाँ पे अच लिखा है, कारण आप जानते हैं अच प्रत्याहार में ही हमने सभी स्वर पढ़े थे माहेश्वर सूत्रों में, इसीलिए इसको अच लिखा जाता है। फिर आते हैं आगे इषत विवृत, इसमें बोले जाएंगे उष्म वर्ण। उष्म वर्ण कौन कौन से हैं? श, श, स, ह। तो ये चारों आपके उष्मा आ गए। और अब देखिए, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर जो यहाँ पे हमने पढ़े हैं विवृत आभ्यंतर यत्न के अंदर, तो क्या यहाँ पर अ नहीं है? बिल्कुल है, स्वरों के अंदर अ तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे ये अलग से अ को क्यों लिखा है, क्या कारण है, इसको समझेंगे। अ है, हमने क्या बोला? स्पर्श, अंतस्थ, स्वर, उष्म, अ है। यहाँ पर अलग से केवल एक वर्ण आया है संवृत के अंदर। संवृत जो आभ्यंतर यत्न है, यहाँ पर केवल एक वर्ण को हम बोलते हैं, कौन सा है वह? अ, ऋस्व अ। ठीक है, याद रखिए, ऋस्व अ का मतलब ये अ, और दीर्घ अ को हम कैसा लिखते हैं? ऐसा, जो कि कहाँ पर बोला जाएगा? इधर विवृत के अंदर। तो अब देखें, यहाँ पर केवल ऋस्व अ है जो कि लौकिक प्रयोग दशा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात एक ये कि आप इस लौकिक और प्रक्रिया दशा का भेद समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दिखने में बिल्कुल समान दिखेगा अ, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि व्याकरणविद या पूर्ववर्ती आचार्य जो हैं, वो अगर लौकिक प्रयोग दशा में अ को लेना होता था तो वो यहाँ से लेते थे, संवृत से। ठीक है, और अगर व्याकरण प्रक्रिया दशा में कहीं अ का प्रयोग करना है तो वो कहाँ से लेते थे? यहाँ से। ठीक है, तो समझ में आ रही है अब आपको भेद? दोनों दिखने में एक जैसे लगेंगे, ऋस्व अ, दोनों जगहों पर, यहाँ पर भी ऋस्व अ है, इधर भी ऋस्व अ है। अंतर क्या है कि केवल यहाँ पर जो ऋस्व अ है ये केवल और केवल लौकिक प्रयोग दशा के लिए है, व्याकरण प्रक्रिया दशा के लिए नहीं है।
और इधर जो अ है स्वरों के अंदर विवृत जो है यहाँ पर अच के अंदर अ आ रहा है, ये केवल व्याकरण प्रक्रिया दशा के लिए है, ये लौकिक प्रयोग दशा के लिए नहीं है। और ये विवृत और संवृत का भेद केवल और केवल ऋस्व अ के लिए होता है, आगे किसी भी स्वर के लिए नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर जानी है, प्रश्नों के रूप में पूछी जाती है और घुमा फिरा कर कैसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए, हर हाल में आपका प्रश्न सही होना चाहिए। प्रैक्टिस ऐसी करनी है, एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स तभी अपकमिंग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसी के लिए मैं कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो अपकमिंग एग्जाम में आपसे पूछी जानी है उसकी प्रैक्टिस आपकी हो सके। चले, यहाँ पर मैंने कुछ पिन पॉइंट लिखे हैं स्टार मार्क करके, वही बातें जो अभी मैंने बोली थी वही आपको यहाँ पर दिख रही है। देखें क्या लिखा है, ऋस्व अलौकिक प्रयोग दशा में ही संवृत होता है, बहुत अच्छी बात जो मैंने अभी आपको बताई। और व्याकरण प्रक्रिया दशा में यह ऋस्व अविवृत ही होगा हर हाल में, अन्य सभी स्वर विवृत ही होंगे, चाहे वह प्रक्रिया दशा में हो लौकिक प्रयोग दशा में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, ऋस्व अ उनको जब प्रक्रिया दशा के लिए लेना होता तो विवृत से लेते थे, और अगर लौकिक प्रयोग दशा के लिए लेना है तो संवृत से लेते थे। लेकिन क्या प्रक्रिया दशा में और स्वर नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। तो वो सारे स्वर केवल विवृत में ही आएंगे, उनके लिए ये भेद नहीं है विवृत संवृत का। ओके, फिर देखिए यहाँ पर एक और बात लिखी है, दीर्घ अ मतलब कि ये भी हमेशा विवृत रहेगा, ये भी अभी आपको मैंने क्लियर किया। और आगे देखिए क्या पॉइंट लिखा है, यह समृद्ध विवृत का भेद केवल ह्रस्व आकार के लिए है और किसी भी स्वर के लिए ये नहीं कहा गया। मतलब कि आप इस अ को जो कि हमने संवृत में पढ़ा है इसको वीवीआईपी समझ लीजिए, स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है इसे हमारे व्याकरणविदों ने। ओके, चले अब देखें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि अभी मैंने आपको बताई थी। अभी जो हमने आभ्यंतर यत्न पढ़े हैं कितने थे, 5, और वो थे आपके वरदराज की लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, जो कि एक व्याकरण सम्मत ग्रंथ है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, जिसे हम सिद्धांत कौमुदी भी कहते हैं, जो कि भट्टोजी दीक्षित की रचना है। भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण के प्रत्येक टॉपिक में, हर टॉपिक में कुछ अपना विशेष इफेक्ट डाला है, तो इसको आपको प्रश्नों के रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। इसको आपको ऐसे ही याद करना है, मैं बताती हूँ आपको कैसे याद करेंगे। भट्टोजी दीक्षित ने अभ्यंतर यत्न केवल 4 माने हैं, 5 नहीं माने हैं। अब वरदराज ने 5 माने हैं और भट्टोजी दीक्षित इसको क्या कहते हैं, ये केवल 4 हैं। हम एक अभ्यंतर यत्न जो कि आप इशित विवृत ऊष्मों के लिए मानते हैं उसको हम नहीं मानते हैं, ये भट्टोजी दीक्षित का कहना है। चलिए फिर से आ जाइए उसी स्लाइड पर जहां पर हमने ये देखा था। अब एक बार फिर से हम भट्टोजी दीक्षित के अनुसार पढ़ लेते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए। देखें ये हमने क्या पढ़ा था, लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज के अनुसार। अब भट्टोजी दीक्षित क्या मान रहे हैं, ये वाला अभ्यंतर यत्न ईषद विवृत वाला जो कि हम ऊष्मों के लिए मानते हैं, भट्टोजी दीक्षित इसको नहीं मानते। ये क्या कहते हैं, ईषद विवृत कोई अभ्यंतर यत्न नहीं होता है, हम केवल स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत और संवृत को ही अभ्यंतर यत्नों के अंदर गिनेंगे। ठीक है, उनका ये कहना है। और वो क्या करते हैं, ये ऊष्म वर्णों को इनके साथ समाहित कर देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऊष्म वर्णों का अभ्यंतर यत्न क्या माना है, विवृत। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भट्टोजी दीक्षित के अनुसार अभ्यंतर यत्न कितने हैं, 4। आपका उत्तर क्या होगा, 4। भट्टोजी दीक्षित ने किसे अभ्यंतर यत्न नहीं माना है, आप कहेंगे ईषित विवृत को। भट्टोजी दीक्षित पुष्प वर्णों का समावेश किस अभ्यंतर यत्न में करते हैं, तो आप बताएंगे विवृत के अंदर। भट्टोजी दीक्षित विवृत में अच के साथ में और कौन से वर्णों का समावेश करते हैं, तो आप बताएंगे ऊष्म वर्ण जो कि है श श सह। क्लियर, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना है। मैंने जो भी प्रश्न बन सकते हैं अभी बोलकर बताए हैं, आप लोगों ने नोट किए होंगे, नहीं भी किए हैं कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में लिखकर, आपका डाउट निश्चित रूप से क्लियर किया जाएगा। यहाँ तक आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यत्न विवेक क्या होता है। यत्न विवेक में आभ्यंतर और बाह्य 2 प्रकार के भेद हैं। आभ्यंतर में हमने 5 प्रकार के यत्न देखे हैं जो कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हैं, और 4 मानते हैं कौन,
भट्टोजी दीक्षित, एक और इम्पोर्टेंट बात, भट्टोजी दीक्षित की रचना है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अन्य नाम है सिद्धांत कौमुदी। एक जैसे नाम लगते हैं ना स्टूडेंट्स, जैसे कि वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत, मध्य सिद्धांत और सार सिद्धांत, है ना। और इधर वैयाकरण सिद्धांत एक जैसे नाम है, थोड़ा सा भेद है, तो इसलिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट समझ के याद करेंगे, ताकि प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। चलिए, मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और डाउट क्लियरिंग सेशन भी हम रखेंगे बहुत ही जल्दी। इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को अच्छे से पढ़ें, प्रिपरेशन करें, लक्ष्य को सदैव यहाँ पर सामने रखें, किसी भी चीज को इतना अलाउ मत कीजिए कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, आपको एग्जाम फाइट करना है, कंपटीशन एग्जाम है, मजाक में नहीं लेना है बिल्कुल भी। रोज किया गया आपका एक एक प्रयास, इवन एक स्टेप भी आपको उस लक्ष्य के बिल्कुल पास पास में ले जाता जा रहा है। हमेशा लक्ष्य को यहाँ पर सामने रखना है, कभी भी भूलना नहीं है कि आप किसके लिए फाइट कर रहे हैं। और कंपटीशन एग्जाम है, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा उद्देश्य है आपके सामने, उसके लिए थोड़ा सा अटेंशन पे करना यदि मांगता है तो ये आपको करना है। मिल रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।